everyone, welcome to OL Expert Accountancy session. So students, इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे our new chapter and the chapter name is Dissolution of Partnership Firm. This is the last chapter in the partnership segment. So partnership segment के एंड के बाद जो आपको पढ़ना हो, जो हम पढ़ेंगे साथ में, दैट इज कंपनी. ठीक, सो कंपनी एक्ट के बारे में जानेंगे एंड कंपनी अकाउंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे आफ्टर दिस चैप्टर. सो पहले ये चैप्टर कवर कर लेते हैं एंड ये चैप्टर है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. देखो पूरी पार्टनरशिप कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो रखी है. पहला पार्टनरशिप फंडामेंटल, जहां हमने बेसिक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ा. एंड सेकंड सेगमेंट था रिकॉन्स्टिट्यूशन. रिकॉन्स्टिट्यूशन में जो लास्ट सेगमेंट था वो था डेथ ऑफ अ पार्टनर. एंड जो लास्ट सेगमेंट बचा है पार्टनरशिप में, इट इज डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. सो यहाँ पे बात आती है कि दो तरह से रेजोल्यूशन हो सकता है. अब ये कैसे? देखो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे रिकॉन्स्टिट्यूशन जो पढ़ रहे थे, जहां पे एग्रीमेंट में चेंज हो रहा था. ठीक, सो डिसोल्यूशन का मतलब है समथिंग कम्स टू एंड. ठीक, किसी को एंड करके एक, या फिर हम कह सकते हैं कोई एक पर्टिकुलर चीज एंड करी जाती है. अब पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके से डिसोल्यूशन हो सकता है. पहला डिसोल्यूशन है पार्टनरशिप का. पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन से क्या मतलब है? देखो जब पार्टनरशिप, सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप को जब डिसॉल्व किया जा रहा है तो वहां पे बात हो रही है बच्चों एग्रीमेंट की. सिर्फ और सिर्फ वहां पे हम कंसिडर करते हैं एग्रीमेंट. उस एग्रीमेंट को खत्म करके हम एक नया एग्रीमेंट बनाते हैं. ठीक, एंड डिसोल्यूशन फर्म में मतलब है, ठीक, पूरी फर्म को ही हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं. अब मतलब उस नेम पे जो फर्म के नेम रजिस्टर्ड था वो फर्म ही अब यहाँ पे क्या हो रही है, क्लोज डाउन हो रही है. जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज थी, जितने भी एसेट्स थे बिजनेस के, उनको अब सेल किया जाएगा एंड द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस विल बी पेड ऑफ यूजिंग द अमाउंट ऑफ द एसेट रियलाइज. तो यहाँ पे दो काम होते हैं. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में दो काम मेजरली हमें करने हैं. पहला, हमें फर्म के एसेट को सेल करना है एंड देन उस अमाउंट का यूज करके हम सबसे पहले लायबिलिटीज पे करेंगे एंड देन पार्टनर्स को उनका अमाउंट जो फर्म के ऊपर ड्यू है वो हम वापस करेंगे. बट पार्टनर्स को अमाउंट एट द एंड मिलेगा, मतलब जो भी बचा कुचा अमाउंट होगा वो उनको बिलोंग करेगा आफ्टर पेइंग द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस. ठीक, ओके, अब मीनिंग देख लेते हैं. एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 39 सेक्शन, मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन है द डेफिनेशन दैट यू नीड टू कोट इन द एग्जामिनेशन अगर बेसिक थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है. सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब अमंग ऑल द पार्टनर. दी फर्म का डिसोल्यूशन से मतलब है कि यहाँ पे जो पार्टनरशिप की फर्म का बिजनेस था उसी को डिसॉल्व किया जा रहा है. ठीक, सो इसका मतलब है बिजनेस ऑफ द फर्म एंड्स. ठीक, मतलब अब फर्म किसी भी पार्टनर के साथ आगे बिजनेस कंटिन्यू नहीं करेगी. अभी तक हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बच्चों क्या पढ़ते थे कि पार्टनरशिप बिजनेस में एक पार्टनर जा रहा है या आ रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है पार्टनर में, एड ऑन हो रहा है पार्टनरशिप फॉर्मिंग बिजनेस में, एंड देन बिजनेस कंटिन्यू होता था विद द रिमेनिंग पार्टनर. राइट, बट यहाँ पे बिजनेस विल नॉट कंटिन्यू फर्दर. बिजनेस इज गोइंग टू एंड, बिजनेस इज गोइंग टू बी शट डाउन. ठीक, all the assets of the firm are disposed of. disposed of का मतलब है sold. जितने भी assets होंगे बिजनेस के, it will be sold. ठीक है, and then the amount that is realized by disposing of the asset, it will use to pay the outside liability and partners capital are paid. ठीक, so जो भी amount सेल से realized होगा, ठीक, जो भी अमाउंट रिसीव होगा, दिस अमाउंट विल बी यूज्ड टू पे ऑफ द आउटसाइड लायबिलिटी एंड देन पार्टनर्स को उनका अमाउंट पे किया जाएगा जो भी उनका अमाउंट फर्म में ड्यू था. इसीलिए जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो ओनर के अमाउंट, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, उसे हम कैपिटल के नाम से लिखते हैं ताकि अगर कभी बिजनेस बंद हो तो ये पता लग सके कि बिजनेस में अभी तक ओनर का कितना अमाउंट इन्वेस्टेड है एंड बिजनेस बंद होने पे उसे कितना अमाउंट रिसीव होना चाहिए फर्म से. क्लियर? ओके, नेक्स्ट थिंग, डेफिनेशन क्लियर है. अब बात कर लेते हैं मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. अब ये क्या है? मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि किन तरीकों से फर्म को शट डाउन किया जा सकता है या किन रीजंस की वजह से फर्म को शट डाउन करने की नीड
आ सकती है। ठीक, पहला है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। सो यहाँ पे विलिंगली मतलब पार्टनर्स की मर्जी के साथ यहाँ पे फर्म को बंद किया जाएगा। मतलब कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है, नोटिस नहीं आया, कोई लीगल नोटिस सर्व नहीं किया गया है फर्म पे, जिसकी वजह से यहाँ बिजनेस को बंद करने की नीड आए, शट डाउन करने की नीड आए। सो अगर इसमें बात करें, इसमें कुछ पॉइंटर्स हैं, कवर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है व्हेन ऑल पार्टनर एग्री टू डिसॉल्व द फर्म अंडर सेक्शन 40। अच्छा, ये जो सेक्शंस हैं ये याद करने जरूरी हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपको मेंशन करने होंगे कि पार्टनर्स अपनी मर्जी से किस सेक्शन के अंदर पार्टनरशिप एक्ट के अंदर बिजनेस को, फर्म के बिजनेस को बंद कर सकते हैं। सो सेक्शन है 40, ठीक है। जब एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे तो यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अंडर which section the firm partners can close down the business with their will। ठीक है, सो अगर पार्टनर मिल के डिसाइड करते हैं कि उन्हें अब बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना है, ये पार्टनरशिप फॉर्म और बिजनेस, उन सभी पार्टनर्स को बंद करना है। मतलब उसमें से कोई भी पार्टनर नहीं चाहता है कि अब आगे बिजनेस कंटिन्यू हो। इन दिस केस अंडर सेक्शन 40 ऑल द पार्टनर टुगेदर कैन शट डाउन द बिजनेस। ठीक, नेक्स्ट कंपल्सरी रेजोल्यूशन। अच्छा, ये कंपल्सरी रेजोल्यूशन की सिचुएशन स्टेट है अंडर सेक्शन 41। अब कंपल्सरी रेजोल्यूशन क्या है? मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए जिसकी वजह से बिजनेस हमें क्लोज डाउन करना ही पड़े। ठीक, पहला है व्हेन ऑल एक्सेप्ट बट वन पार्टनर ऑफ द फर्म बिकम इंसॉल्वेंट। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब पार्टनरशिप फर्म में जितनी भी पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं जो उसे मैनेज कर रहे थे, वो सब क्या हो जाए? इंसॉल्वेंट हो जाए। या अगर आप कहें कि नहीं सब इंसॉल्वेंट नहीं हुए, अभी भी एक पार्टनर के पास अमाउंट है, तो भी इस केस में भी पार्टनरशिप बिजनेस को बंद कर दिया जाएगा। अगर सारे पार्टनर्स में सिर्फ एक पार्टनर है जो कि सॉल्वेंट है एंड रेस्ट ऑफ द पार्टनर हु आर मैनेजिंग द बिजनेस ऑफ द फर्म, अगर वो सभी इंसॉल्वेंट हो गए, इंसॉल्वेंट का यहाँ मतलब क्या है? बैंकरप्ट हो गए, उनके पास अब इतना अमाउंट सफिशिएंट नहीं है, ना उनके पर्सनल पार्ट पे ना ही उनके ऑफिशियल पार्ट पे इतना अमाउंट है कि वो बिजनेस को आगे मैनेज और रन कर सकें। ठीक, सो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है? दैट इज व्हेन ऑल पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट हो जाए, दिवालिया निकल आए, या फिर किसी एक पार्टनर के पास सिर्फ सॉल्वेंसी एंड रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। इन सच अ केस पार्टनरशिप बिजनेस क्लोज कर दिया जाएगा। एंड फर्स्ट पॉइंट विद द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर, जब बिजनेस को क्लोज डाउन किया जाए। ओके, नेक्स्ट व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल। अगर बिजनेस में अनलॉफुल मतलब लीगल थिंग अब नहीं हो रही है, काम अब लीगली नहीं हो रहा है, कुछ इलीगल वे से काम हो रहा है, इन सच ए सिनेरियो बिजनेस को कंपल्सरीली क्लोज डाउन करना पड़ सकता है। एंड ये कंपल्सरी सिचुएशन अराइज करती है अंडर सेक्शन 41। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। एंड ये फॉलोइंग इवेंट डिफाइंड होते हैं सेक्शन 42 में। The first event is on the insolvency of a partner। अगर हो सकता है, अगर कह सकते हैं एक पार्टनर है जो बिजनेस में मोस्ट एक्टिव है, वो क्या हो जाए? वो इंसॉल्वेंट हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए। ठीक, इन सच अ केस बिजनेस विल बी क्लोज डाउन। नेक्स्ट on the fulfillment of the objective of the firm for which it was formed। Okay, sometimes I have told you in the fundamental कि sometimes partnership business create किया जाता है with some पर्पस, मतलब एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए एक पार्टनरशिप क्रिएट करी जाती है बिटवीन टू कंपनीज और बिटवीन टू बिजनेसेस। ठीक, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन्स टुगेदर आ रहे हैं, टुगेदर वर्क कर रहे हैं फॉर सच पर्टिकुलर पर्पस, एंड जैसे ही पर्पस फुलफिल हो जाएगा, दिस पार्टनरशिप विल बी टर्मिनेटेड। ठीक, तो यहाँ ये भी हो सकता है पार्टनरशिप फर्म जो ओपन करी गई थी वो किसी स्पेसिफिक पर्पस से ओपन करी हो, एंड जैसे ही वो पर्पस फुलफिल हो जाएगा, पार्टनरशिप बिजनेस अपने आप ही टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट ऑन द एक्सपायरी ऑफ फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म्ड। Sometimes the partnership business has been done on the periodic basis। periodic basis में कुछ समय के लिए पार्टनरशिप करी जाती है। जैसे एक बिजनेसमैन थे ए एंड एक थे बी। ठीक, तो इन्होंने कहा लेट्स डू द बिजनेस टुगेदर फॉर द टाइम बिंग, लाइक 5 years के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एंड साथ में पार्टनरशिप बिजनेस रन करने लगे। ठीक, तो 5 साल का समय जैसे ही पूरा होगा, इनके बीच की जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो क्या हो जाएगी? अपने आप टर्मिनेट हो जाएंगे एंड ये लोग अलग अलग अपना बिजनेस
करने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पूरा जो अभी इन दोनों ने साथ में मिलकर जो एग्रीमेंट किया था, एक नई फर्म जो ओपन करी थी, दैट इज AB लिमिटेड, दिस टर्म विल बी टर्मिनेटेड आफ्टर 5 years। क्लियर? ओके, सो यहाँ पे था विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, मतलब कोई लीगल नोटिस सर्व नहीं हुआ, एंड ये वो रीजंस है बिना लीगल नोटिस सर्व किए, जब यहाँ पे मतलब कोई लीगल नोटिस पुट नहीं करी, कोई कंपल्शन नहीं पुट किया गया बाय द गवर्नमेंट, बाय द कोर्ट कि इस तरह के बिजनेस को बंद कर देना चाहिए। ठीक, सो ये सारे सिनेरियोस से इन विच विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट बिजनेस कैन बी शट डाउन, पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी shut down। Okay, now let's see buy notice। The fourth point is the buy notice and the section is 43। When the duration of partnership firm is fixed and is at will of the partners, any partner by giving notice other partners can dissolve the firm। अगर पार्टनरशिप बिजनेस अगर आपका एक पर्टिकुलर बेसिस पे हम कहें कि ड्यूरेशन जो है उसका फिक्स्ड है एंड पार्टनरशिप की विल पे क्रिएट हुआ है, मतलब पार्टनरशिप पार्टनर्स के जितने भी पार्टनर्स उस बिजनेस में इन्वॉल्व है उनके विल पे, विल मतलब उनके खुद के एग्रीमेंट से, उनकी पूरी वहां पे एग्रीमेंट, उनसे एग्रीमेंट मतलब उनके इच्छा के अकॉर्डिंग वो अपनी विल से आए थे पार्टनरशिप को ज्वाइन करने, एंड ये फिक्स पीरियड के लिए उन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस को ज्वाइन किया था। सो एनी पार्टनर कैन एग्जिट द बिजनेस एंड कैन डिसॉल्व द फर्म बाय गिविंग द सिंपल नोटिस। तो इस तरह की पार्टनरशिप बिजनेस को सिंपली नोटिस सर्व करके भी डिसॉल्व किया जा सकता है, जहां पे पार्टनरशिप फर्म एक सिर्फ फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए है। तो वो जो फिक्स्ड ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद भी अगर बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है सो वो पार्टनर्स की विल पे कंटिन्यू होगा, बट अगर नहीं हो रहा है तो कोई भी एक पार्टनर नोटिस सर्व करके उस फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अब समटाइम्स कोर्ट ऑर्डर देती है कि स्पेसिफिक बिजनेस को क्लोज डाउन करने की नीड है। अब ऐसे कौन सी सिचुएशन आती है जहां पे कोर्ट ऑर्डर पास करती है रिगार्डिंग द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म? The first case is when a partner has become unsound mind, मतलब the partner that are involved in managing the business becomes unsound। unsound मतलब mentally stable नहीं है, वो अब decision making की capacity भी नहीं है, and that person is not in the good state of doing the business। in such a case अगर कोई unsound mind का person business में partner रहा है, मतलब पहले वो sound mind था, mentally stable था, बट अब वो मेंटली अनस्टेबल है एंड अब वो बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता है, एंड उसकी सिचुएशन नहीं है ऐसी कि रिटायरमेंट या फिर इस तरह की चीजें हम वहां पे परफॉर्म करें, तो सीधे फर्म को कर दिया जाता है डिसॉल्व। ठीक, when a partner has become permanently incapable of performing his duties as a partner, अगर कोई पार्टनर एक्टिव पार्टनर रहा है, ठीक, एंड अब वो बिकॉज ऑफ एनी एक्सीडेंट या बिकॉज ऑफ एनी रीजन, मेडिकल सिचुएशन की वजह से अब वो एक्टिव नहीं रह सकता है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में, ना ही डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूट कर सकता है, ना ही इन एनी वे ही कैन कंट्रीब्यूट इन दी फर्म। सो इन सच सिनेरियो जो एग्जिस्टिंग फर्म होगी उसे डिसॉल्व कर दिया जाता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, व्हेन अ पार्टनर इज फाउंड क्वालिटी ऑफ मिसकंडक्ट दैट मे हार्म दी पार्टनरशिप। अगर कोई एक पार्टनर पाता है कि जो एक्टिविटीज कंडक्ट हो रही हैं इन दी बिजनेस वो अब सही से कंडक्ट नहीं हो रही हैं, इलीगल हो रही हैं, या फिर जो एग्रीमेंट में डिफाइन था उस तरीके से नहीं हो रही है, इन सच अ केस वो कोर्ट जा सकता है, स्यू कर सकता है अदर पार्टनर्स को एंड पार्टनरशिप फर्म को, एंड यहाँ पे अगर केस उसके फेवर में जाता है तो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाता है एंड उसका पार्ट ऑफ जो भी अमाउंट ड्यू होता है फर्म में वो उसे रिसीव किया होता है। ठीक, सो अगर पार्टनर को लगता है कि मिसकंडक्ट ऑफ एक्टिविटीज है पार्टनरशिप फर्म में, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, इन सच ए सिनेरियो वो कोर्ट जा सकता है एंड बाकी पार्टनर्स को स्यू कर सकता है। ठीक है, Next is when a partner consistently and deliberately commits breach of partnership agreement। अगर कोई ऐसा पार्टनर है जो कि बार बार एंड हम कह सकते हैं जानबूझकर, डेलिबरेटली का मतलब जानबूझकर कमिट करता है ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो रही होती हैं एंड ये डेलिबरेटली है, ठीक है, एंड कंसिस्टेंटली मतलब बार बार वही चीज हो रही है। इन सच ए सिनेरियो पार्टनर कैन, जो पार्टनर जिनका इंटरेस्ट हार्म हुआ है वो पार्टनर जा सकते हैं कोर्ट में एंड कैन स्यू दी पार्टनर्स हु आर ब्रीचिंग दी एग्रीमेंट
अगर केस फेवर में होता है इन सच सिनेरियो, कोर्ट ऑर्डर करती है कि फर्म को डिसॉल्व कर दो, फर्म अब एग्जिस्ट नहीं करेगी एंड जो भी एसेट का अमाउंट रियलाइज होगा वहां लाइबिलिटी पे ऑफ करके पार्टनर को उसका अमाउंट ऑफ कैपिटल रिसीव हो जाता है दैट ही इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. क्लियर? Okay. Next, when a partner transfer whole of its interest in the business firm to a third party without the consent of existing partner. देखो मैंने आपको पहले भी कहा था पार्टनरशिप बिजनेस सबके एग्रीमेंट से चलता है, ठीक, वहां सबका स्टे होता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट होती है इन रिस्पेक्टिव रेशियो एंड प्रॉफिट भी रिस्पेक्टिव रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है जबकि एग्रीमेंट में मेंशन होते हैं. बट इफ एनी पार्टनर इंट्रोड्यूस एनी न्यू पर्सन इन द बिजनेस एंड अपना वो सारा का सारा स्टे किसी अदर थर्ड पार्टी को सेल कर दे बिना एग्जिस्टिंग पार्टनर को इन्फॉर्म किए, सो यहाँ पे क्या है, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट है. ये यहाँ पे दिखाता है कि पार्टनर फेथफुल नहीं था एंड उसने जो पार्टनरशिप की गुडविल थी उसका यूज करके अपना पर्टिकुलर शेयर किसी और को सेल कर दिया है. सो एग्जिस्टिंग पार्टनर जो होंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे, वो स्यू कर सकते हैं ऐसे पार्टनर को इन कोर्ट एंड कोर्ट विल ऑर्डर टू डिसॉल्व द फर्म. जो भी पेनल्टी होगी दैट इज डिफाइंड बाय द कोर्ट वो उस पार्टनर को पे करनी होगी एंड देन डिसॉल्व होने के बाद रिमेनिंग पार्टनर को उनका पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीव हो जाता है फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म. ठीक, okay. When the court is satisfied that the partnership firm cannot be carried on except at loss, अगर ये देखा जा रहा है कि कोई एक फर्म है एंड उसकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है एंड दैट फर्म इज नॉट एबल टू पे देयर लाइबिलिटी, तो समटाइम्स क्रेडिटर्स एंड जो creditors and institution who provided the loan to the firm वो कंप्लेन करते हैं कोर्ट में, उस फर्म को जाके सू करते हैं बिकॉज वो फर्म डेलिबरेटिव, वो फर्म नहीं एबल होती है पे करने की सिचुएशन में नहीं होती है द लाइबिलिटीज दैट इज ड्यू ऑन देम एंड दैट्स व्हाई इन सच अ सिनेरियो कोर्ट सम टाइम ये भी ऑर्डर करते हैं कि अगर फर्म लॉस में जा रही है कंसिस्टेंटली एंड ओवर द ईयर वो सिर्फ और सिर्फ लॉस में है एंड आगे भी लॉस में ही रहेगी, इन सच अ सिनेरियो कोर्ट ऑर्डर करती है कि फर्म को डिसॉल्व कर देना चाहिए. Next, when the court finds that dissolution of firm is justified and equitable, अगर कोर्ट को लगता है कि because of any reasons कि फर्म अब कैरी ऑन बिजनेस नहीं कर सकती है एंड फर्म का डिसॉल्व होना जस्टिफिएबल है एंड इक्विटेबल है, सही होगा, तो यहाँ पे भी कोर्ट ऑर्डर करती है टू डिसॉल्व द फर्म. क्लियर? ओके, सो यहाँ पे हमने रीजन जाने, हमने मोड्स जाने कि क्यों एंड किन सिचुएशन में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो सकता है. नेक्स्ट थिंग इज सेटलमेंट ऑफ अकाउंट. तो यहाँ पे अकाउंट किस तरह से सेटल करे जाते हैं डिसोल्यूशन में, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है तो कुछ रिस्पेक्टिव मैनर होगा. सो लेट्स सी दैट. As per the section 48 of the Partnership Act 1932, following rules are applicable when the dissolution of firm happen. Okay. First, losses including the deficiencies of capital shall be paid first out of profit, next out of capital, and then necessary by the partners individually in the profit sharing ratio. अगर कोई भी फर्म के लॉसेस रहे हैं, लाइबिलिटीज नहीं है, तो पहले तो वो प्रॉफिट से पे होंगे, फिर पार्टनर्स की कैपिटल का भी यूज किया जाएगा एंड देन अगर तब भी लॉसेस अकर करते हैं तो पार्टनर्स के पर्सनल प्रॉफिट का भी यूज किया जाएगा दैट दे हैव इन द फर्म. ठीक, नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ एसेट. एसेट ऑफ द फर्म शैल बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर. एसेट्स क्या होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, इन सब का यूज करके हम कुछ अमाउंट रियलाइज कर सकते हैं. ठीक, तो जो भी अमाउंट इनसे रियलाइज होगा वो किस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा टू पे द लायबिलिटी ऑफ द फर्म. सो पहले फर्म पे करेगी थर्ड पार्टी को, जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटी होगी सबसे पहले हमेशा उनको पेमेंट होगी. ठीक है, जैसे लोन्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, या कोई अदर पर्सन, अदर थर्ड पार्टी जिसने फर्म को लोन दिया था, इन सबको पहले अमाउंट रिसीव होगा. आफ्टर दैट इन पेइंग ईच पार्टनर प्रोपोर्शनली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ लोन. उसके बाद लोन की पेमेंट होगी. लोन की पेमेंट के बाद हर एक पार्टनर को उनका अमाउंट जो कि उनके कैपिटल अकाउंट में ड्यू था वो उनको पे होगा एंड फिर अगर कुछ बच जाता है तो वो पार्टनर्स के बीच में पीएसआर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. मतलब एसेट्स को सेल करके जो भी अमाउंट रिसीव होगा, एक्सटर्नल लायबिलिटी पहले पे होगी, फिर इंटरनल लायबिलिटी होगी. इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है? इंटरनल लायबिलिटी व्हेन अ पार्टनर गिव्स द लोन टू फर्म.
ठीक, अगर पार्टनर लोन प्रोवाइड करता है टू फर्म, इसे हम इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं। एंड इन सच केस, इन दिस केस, अगर हम देखें कि एक हो गई हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी जो हमने लोन लिया बाहर से, एंड एक इंटरनल लायबिलिटी जो हमने लोन लिया खुद ओनर से। ठीक है, फर्म दो तरीके से लोन ले सकती है, थर्ड पार्टी से एंड पार्टनर से, ओनर ऑफ द फर्म से। ठीक, तो पहले एक्सटर्नल लायबिलिटी पे होगी, फिर इंटरनल लायबिलिटी पे होगी, एंड आफ्टर दैट जो ओनर ऑफ द बिजनेस है दैट इज पार्टनर्स, इनका जो अमाउंट ड्यू होगा ऑन पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, दिस अमाउंट विल बी पेड ऑफ। एंड लास्ट, स्टिल अगर आप कहें कि फिर भी कुछ अमाउंट बच जाता है एसेट्स से, जो सोल करके एसेट को सेल करके जो अमाउंट रिसीव हुआ उसमें कुछ अमाउंट बच जाता है, तो वो अमाउंट दे दिया जाएगा पार्टनर्स को इन देयर रिस्पेक्टिव पीएसआर। नेक्स्ट है प्राइवेट डेप्ट वर्सेस फर्म डेप्ट। ओके, अब इसकी मीनिंग हम समझ लेते हैं एंड देन हम देखेंगे कि इन्हें कैसे ट्रीट किया जाएगा। देखो, प्राइवेट डेप्ट का मतलब हम यहां बात कर रहे हैं पार्टनर्स के पर्सनल लोन की। ठीक, वी ऑल नो कि फर्म एंड जो ओनर्स होते हैं बिजनेस के, इनका एग्जिस्टेंस अलग अलग होता है। तो ये भी हो सकता है जो पार्टनर्स हैं इन दी बिजनेस, उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ में भी कुछ लोन लिया हो, लाइक कार खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, ठीक है, एंड हाउस लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है, एंड देन हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन लोन ले सकते हैं, अपने फैमिली के लिए कोई लोन लिया हो, तो देयर कैन बी देयर रिस्पेक्टिव पर्सनल लोन। ठीक, तो ये जो पार्टनर्स के पर्सनल लोन है इसे हम कहते हैं प्राइवेट डेप्ट। क्या कहते हैं? प्राइवेट डेप्ट। ठीक, नेक्स्ट फर्म्स डेप्ट क्या है? फर्म डेप्ट मतलब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो फर्म ओ करती है टू दी थर्ड पार्टी, ये होते हैं फर्म डेप्ट। ठीक है, तो जो आउटसाइड पार्टी को फर्म डेप्ट ओ करती है, जो अमाउंट ओ करती है, वो होता है अमाउंट क्या? फर्म्स डेप्ट। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे बताया गया? देखो, फर्म्स डेप्ट की पेमेंट के लिए बताया गया है कि सबसे पहले अगर हम बात करें फर्म्स डेप्ट की, तो इसकी पेमेंट होती है बाय पेइंग ऑफ द फर्म्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो भी फर्म की प्रॉपर्टी होगी उसका यूटिलाइजेशन सबसे पहले होगा फर्म्स डेप्ट की पेमेंट करने के लिए, एंड देन अगर कोई अमाउंट बचता है फर्म की प्रॉपर्टी में, इट बिलोंग्स टू द ओनर ऑफ द फर्म, दैट इज पार्टनर्स ऑफ द फर्म। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब जो पार्टनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये हमेशा सबसे पहले यूटिलाइज होगी टू पे ऑफ द पार्टनर्स प्राइवेट लोन। ठीक, प्राइवेट डेप्ट का पेमेंट करने के बाद अगर पार्टनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी में कुछ अमाउंट बचता है, ठीक, देन इट कैन बी यूटिलाइज टू पे ऑफ द फर्म्स डेप्ट। ठीक, कहने का मतलब ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि फर्म्स के डेप्ट बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, एंड फर्म की इतनी प्रॉपर्टी होती नहीं है, एंड जो पार्टनर्स इन्वॉल्व होती हैं इन दी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, उनकी लायबिलिटी होती है टुवर्ड्स दी पार्टनर अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का यहाँ क्या मतलब है? अनलिमिटेड का यहाँ मतलब है कि व्हेनेवर फर्म लैक्स द फंड, तो पार्टनर्स को अपने पर्सनल एसेट का यूज करके भी फर्म की लायबिलिटी पे करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ एक सिचुएशन हमने जो कंसिडर करी कि हो सकता है फर्म के डेप्ट ज्यादा है, फर्म की प्रॉपर्टी कम है, एंड फर्म के डेप्ट अभी भी पे ऑफ करने बचे हैं। ठीक है, तो ऐसे में पर्सनल एसेट ऑफ पार्टनर्स कंसिडर करे जाएंगे। बट बिफोर कंसिडरिंग द पर्सनल एसेट्स ऑफ पार्टनर, हम सबसे पहले एक असेसमेंट करेंगे, देखेंगे कि पार्टनर्स के ऊपर कोई प्राइवेट डेप्ट तो नहीं है। अगर होगा तो पहले उसे पे ऑफ किया जाएगा। आफ्टर पेइंग द अमाउंट ऑफ प्राइवेट डेप्ट, देन जो अमाउंट लेफ्ट होगा इन दी दैट इज रिलाइज फ्रॉम द पार्टनर्स पर्सनल एसेट, उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है फर्म के डेप्ट को पे करने में। क्लियर? सो एक ये डिस्टिंक्शन करना जरूरी था कि प्राइवेट एंड फर्म का डेप्ट क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट जो हमें मेन अकाउंट बनाना होता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन इज द रियलाइजेशन अकाउंट। देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, इसकी अगर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें, तो कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट है एंड आपको इसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में अकाउंट्स बनाने हैं एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा क्वेश्चन में। ठीक, हमेशा जब भी हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कर रहे हो, मतलब फर्म बंद हो रही हो, तो पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। उसके बाद अगर पार्टनर का लोन गिवन है, देन यहां पे क्रिएट होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक,
अगर पार्टनर ने लोन प्रोवाइड किया है टू दी फर्म, तो सबसे पहले पार्टनर का लोन का सेटलमेंट होगा एंड आफ्टर दिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट किया जाएगा इन ऑर्डर टू सेटल दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, यहां इनका अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल दे हैव ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, दे हैव इन्वेस्टेड ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, एंड वो अमाउंट बैंक के थ्रू पार्टनर्स को पे किया जाएगा। ठीक, एट लास्ट बैंक अकाउंट, ये फाइनल अकाउंट बनेगा डिसोल्यूशन का, एंड डिसोल्यूशन में ये अकाउंट बना के हम फर्म को क्लोज करते हैं। बैंक अकाउंट में हम हर तरह की पेमेंट दिखाते हैं, एसेट्स कितने में रियलाइज हुए, मतलब एसेट से क्या पेमेंट रिसीव हुई है बाय सेलिंग देम ऑफ, वो दिखाएंगे, एंड देन हम दिखाएंगे कि हमने कितना अमाउंट लायबिलिटी में पे किया, एंड उसके बाद हम दिखाएंगे कितना पार्टनर्स को पेमेंट करा है। एंड इसमें जो अमाउंट आएगा कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा, इसमें कभी भी आपका क्लोजिंग बैलेंस नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक, ये मैच होना चाहिए, डेबिट एंड क्रेडिट ये अपने आप मैच होगा। ठीक है, क्योंकि जितना भी अमाउंट होगा फर्म के पास वो किसी ना किसी तरह यूटिलाइज होगा। ठीक, तो जो भी बैलेंस है एंड जो भी यूटिलाइजेशन है दोनों एक जगह लिखा जाएगा, डेबिट एंड क्रेडिट, एंड देन देखा जाएगा कि ये मैच अगर हो गया तो इसका मतलब क्वेश्चन आपका करेक्ट है, बट अगर नहीं होगा तो आपको फिर से क्वेश्चन एसेस करने की नीड है। ठीक है, तो ये अकाउंट्स हम, दीज आर दी अकाउंट्स दैट वी विल प्रिपेयर अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्लियर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये है। सो सबसे पहले बात आती है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या रियलाइजेशन आपका रिवैल्यूएशन की तरह एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक, रियलाइजेशन में हम सबसे पहले ये लिखते हैं कि फर्म, रियलाइजेशन में जो हम मेंशन कर रहे हैं बनाया क्यों जाता है, ये बनाया जाता है इसलिए ताकि हमें पता चल सके कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ फ्रॉम दी रियलाइजेशन, फ्रॉम दी सेल ऑफ एसेट एंड बाय पेइंग द अमाउंट टू दी आउटसाइड लायबिलिटी। मतलब देखो हमें काम क्या करना होता है, एसेट सेल करने होते हैं एंड उसके साथ साथ जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी होती है उसे हमें पे करना होता है। क्लियर, सो रियलाइजेशन बनाया इसीलिए जाता है, हमें एसेट सेल करने हैं उसकी अकाउंटिंग दिखाने के लिए रियलाइजेशन का यूज होता है, एंड लायबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए भी रियलाइजेशन अकाउंट का यूज किया जाता है। ठीक है, एंड देन उसके बाद देखा जाता है कि एसेट सेल करके, देखो समटाइम देखो दो सिचुएशन हो सकती है, एसेट सेल करे, ठीक है, अमाउंट रियलाइज हुआ, लायबिलिटी पे करी। ठीक, सो दो सिनेरियो हो सकते हैं, जो सेल किया है वो हो सकता है ज्यादा, ठीक, एंड लायबिलिटी कम थी, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। ठीक है, मतलब एसेट सेल करके जो अमाउंट रिसीव हुआ, सपोज इट इज 10 लाख, लायबिलिटी जितनी थी, मतलब जितने भी बाहर के लोगों से अमाउंट ऑफ लोन ले रखा था वो है 5 लाख, तो 5 लाख का प्रॉफिट बचा। तो अब ये रियलाइजेशन अकाउंट दिखाएगा कि देखो एसेट इतने वैल्यू पे रियलाइज हो गए, लायबिलिटी इतनी पे कर दी है, इतना प्रॉफिट है, एंड ये प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को। ठीक, तो रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है टू शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सेलिंग ऑफ द एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ द लायबिलिटी। क्लियर, ओके, नेक्स्ट। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है, कुछ इस वे में बनाएंगे। सबसे पहले जितने भी एसेट्स होंगे, जितने भी ऐसे एसेट जिनको सेल करके कुछ अमाउंट रियलाइज किया जा सकता है, जिनसे अमाउंट रियलाइज किया जा सकता है, उन सभी एसेट को हम डेबिट साइड लिखेंगे, एंड जितनी भी एक्सपेक्टेड लायबिलिटी जो हमें पे करनी है वो सब हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, आउटसाइड लायबिलिटी की हम बात हो रही है। ठीक, ओके, ये लिखने के बाद अगर हमें एसेट सेल करके कोई अमाउंट रिसीव हुआ है तो वो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। ठीक है, क्योंकि इट्स अ गेन फॉर अस कि इतना अमाउंट रियलाइज हो गया, एंड जब भी हम कोई एक्सपेंस पे कर रहे हैं, लायबिलिटी पे कर रहे हैं, वो हम दिखाएंगे डेबिट साइड। क्लियर है, सो ये रियलाइजेशन अकाउंट मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि किस तरीके से बनना है। ठीक, नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। सेकेंड थिंग, यहाँ पे अगर बैलेंसिंग डेबिट साइड पे आ रही है तो प्रॉफिट है, इसका मतलब एसेट से जो वैल्यू रियलाइज हुई है वो मोर है, एंड जो अमाउंट पे किया गया है आउटसाइडर्स को वो कम है, जिसकी वजह से अभी भी अमाउंट बचा है, एसेट को सोल्ड करके जो रिसीव है वो अभी बचा है, वो पार्टनर्स को बिलोंग करेगा। क्लियर, तो वो पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट सम टाइम ऐसा होता है लायबिलिटी ज्यादा होती है तो वो हम दिखाते हैं क्रेडिट साइड पे, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है। जैसे ये पता चलता है कि फर्म में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इतने का इंक्रीमेंट होगा, इसी तरह लॉस चार्ज है। ठीक है, लॉस चार्ज किया जाएगा फ्रॉम दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने अभी आपको बताया था ना कि अगर फर्म के पास
एसेट कम बढ़ जाते हैं, लायबिलिटी अभी भी है, तो ये रियलाइजेशन ही बताएगा। अगर लॉस आ रहा होगा तो ये लॉस ट्रीट किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा फ्रॉम दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनकी कैपिटल से अमाउंट लिया जाएगा एंड इस अमाउंट को पे किया जाएगा। एंड ये कैसे होगा? बाय शोइंग इट एज लॉस एंड देन दिस लॉस विल बी चार्ज फ्रॉम दी कैपिटल्स ऑफ दी पार्टनर। क्लियर? ओके। जितने भी एसेट्स हैं वो हम इस तरह से मेंशन करेंगे, टू सन्ड्री एसेट करके हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक, इसमें जो हमें एसेट कंसिडर नहीं करने, ये आप ध्यान देना, जो एसेट आपको नहीं कंसिडर करना है, इट इज कैश और बैंक बैलेंस, फिक्टिशियस एसेट नहीं कंसिडर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस नहीं कंसिडर करना है, ठीक है, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बैलेंस नहीं कंसिडर करना है, मतलब जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट का बैलेंस होता है ये नहीं कंसिडर करना है, एंड अगर कोई लोन दिया है पार्टनर को तो ये भी नहीं कंसिडर करना है। ठीक है, ओके, इसके लिए हम अलग से अकाउंट बना के एडजस्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, बाय सन्ड्री लायबिलिटी करके हम जितनी भी लायबिलिटीज हैं सब मेंशन करते हैं। कुछ लायबिलिटी हम कंसिडर नहीं करते, दैट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिखाते हैं वो यहाँ नहीं कंसिडर करेंगे। रिजर्व्स नहीं दिखाएंगे क्योंकि रिजर्व पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट, या हम कह सकते हैं अगर लोन लिया है पार्टनर से तो ये भी नहीं दिखाएंगे, इसके लिए अलग से अकाउंट बनता है। ठीक, पार्टनर को अगर लोन दिया है, पार्टनर से अगर लोन लिया है, इन बोथ द केसेस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग से अकाउंट बना के किया जाता है। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हम लास्ट में कैश एंड बैंक अकाउंट बनाएंगे, उसमें ही यहाँ पे हम ट्रीटमेंट दिखा देंगे। ठीक, ओके, सो ये तो हो गया टू सन्ड्री एसेट्स करके पहले सारे एसेट लिख लो एंड उसमें ये सारे एसेट कंसिडर नहीं करने हैं। इसी तरह बाय सन्ड्री लायबिलिटी करके सारी लायबिलिटीज वी विल मेंशन एंड उसमें ये लायबिलिटीज कंसिडर नहीं करेंगे। अब बात आती है पेमेंट की। एक चीज और है, प्रोविजन अगर कोई है ऑन एसेट, जैसे प्रोविजन ऑन डेटर्स बनाते हैं, है ना, तो उसे डेटर की वैल्यू को हम बैलेंस शीट पे जिस रेट पे वही मेंशन करेंगे। एंड डेटर्स अगर एसेट पे कोई प्रोविजन बना है, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, ये सारे प्रोविजंस हम लायबिलिटी की तरह प्रेजेंट करेंगे ऑन क्रेडिट साइड। अब बात आती है पेमेंट रिसीव एंड पे करने की। टू कैश और बैंक करके अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट अगर हम डेबिट साइड पे लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अमाउंट पे कर रहे हैं फॉर दी लायबिलिटी दैट इज रिकॉर्डेड एंड अनरिकॉर्डेड। ऐसी कोई भी लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में मेंशन थी या बैलेंस शीट में नहीं मेंशन थी उसकी पेमेंट करना जरूरी है। और उसकी पेमेंट कहाँ दिखाएंगे? रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे एसेट से जो भी अमाउंट रिसीव हुआ वो हम पे कर रहे हैं टू आउटसाइडर। नेक्स्ट, टू कैश और बैंक करके एक एक्सपेंस दिखाएंगे। ठीक, यहाँ पे कभी भी हम एक्सपेंस का नाम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, टू कैश और बैंक करके अमाउंट मेंशन करेंगे एंड ब्रैकेट में रीजन मेंशन कर देंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे अगर क्रेडिटर पे करा तो टू कैश और बैंक ब्रैकेट में क्रेडिटर्स पेड। ठीक है, और हम कह सकते हैं या फिर कोई और अमाउंट पे किया, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे करी तो टू कैश और बैंक ब्रैकेट में रीजन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये यहाँ पे कब मेंशन करना है? अगर कोई लायबिलिटी पार्टनर ने टेक ओवर की है, मतलब उसने कहा है कि ये पर्टिकुलर लायबिलिटी कोई पार्टनर, जैसे ए है, ABC लिमिटेड है, उसमें से ए पार्टनर ने कहा कि मैं एक पर्टिकुलर लोन की लायबिलिटी अपने ऊपर लेता हूं एंड ये लायबिलिटी मैं पे करूंगा। ठीक, तो अब इस लायबिलिटी की पेमेंट उसकी कैपिटल से अमाउंट चार्ज करके किया जाएगा। ठीक, तो इसीलिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे यूज करके उस पर्टिकुलर लायबिलिटी की पेमेंट होगी। ठीक, एंड अगर पार्टनर कहता है कि रियलाइजेशन, मतलब एसेट को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं? देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मतलब जब हम बिजनेस के एसेट को सेल कर रहे हैं तो इस बीच अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर हुई या ब्रोकर से बात करना हुआ या किसी से बात डीलिंग करने में कोई एक्सपेंसेस इनकर होते हैं, ठीक है, लायबिलिटी पे ऑफ करने में कोई एक्सपेंसेस इनकर होते हैं, तो उस बीच अगर एसेट को बेचने के लिए या एसेट अमाउंट रियलाइज करने के लिए फॉर द सेल ऑफ द बिजनेस कोई भी अगर एक्सपेंडिचर इनकर किया गया, इसे हम रियलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, बिजनेस को बंद करने के लिए कोई भी तरह के अगर एक्सपेंसेस हैं, दिस विल बी कॉल्ड एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो समटाइम फर्म पेड इट इन कैश एंड समटाइम पार्टनर्स पे इट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। ठीक, सो अगर पार्टनर्स ने पे किया है, ठीक है, किसी एक पार्टनर ने पे किया, जैसे मैंने यहाँ कहा
ABC लिमिटेड है, उसमें से A ने कहा कि मैं सारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर दूंगा, ठीक है। इस एक्सपेंस को पे करके दिखा दिया जाएगा, पेड ऑफ दिखाया जाएगा ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन बाय द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नेम। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी थी, जैसे ए ने प्रॉमिस किया है कि वो एक क्रेडिटर है, क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी वो पे करेगा, ठीक, तो ये कैश में अब नहीं पे होगा। ए ने कहा था कि क्रेडिटर्स का अमाउंट वो पे करेगा, तो सिंपली उसके कैपिटल में से क्रेडिटर का अमाउंट रिड्यूस किया जाएगा एंड इस लाइबिलिटी को पेड ऑफ दिखाया जाएगा, नॉट बाय द कैश बट बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर यहाँ ध्यान दो, इसमें हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें हम प्रेजेंट कर रहे हैं कि किस तरह से लाइबिलिटी पे ऑफ हो रही है, कैश में पे हो रही है, पार्टनर्स के थ्रू पे ऑफ हो रही है, जिस भी वे में पे हो रही होगी वो यहाँ पे हम दिखाएंगे, ठीक। नाउ क्रेडिट साइड, बाय कैश और बैंक करके अमाउंट क्रेडिट साइड पे कब लिखेंगे, नॉमिनल अकाउंट है, कब लिखेंगे, जब अमाउंट रिसीव होगा। अमाउंट रिसीव हो किस पार्ट पे, एसेट को सेल करने के पार्ट पे, चाहे रिकॉर्डेड एसेट हो चाहे अनरिकॉर्डेड एसेट हो सकता है बैलेंस शीट में एसेट ना मेंशन हो। तो अगर किसी एसेट से हमें कोई अमाउंट रियलाइज हुआ है तो वो क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्लियर। नेक्स्ट, अगर कोई एसेट पार्टनर टेक ओवर कर लेता है, टेक ओवर कर रहा है तो वो उस एसेट को परचेज कर रहा है फर्म से, इसके लिए कैश देगा, तो ये कैश एडजस्ट किया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, क्लियर। नेक्स्ट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर लॉस हुआ है तो वो क्रेडिट साइड आएगा और अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो डेबिट साइड आएगा, ठीक। सो if a partner has given any loan to firm, his loan will be paid off first and then partners capital account बनाया जाएगा। But before making any payments to partners on account of capital, हमें यहाँ ध्यान रखना है कि इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि हमें लोन अकाउंट बनाना होगा एंड देन उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, ओके। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट कुछ इस तरह से होगा एंड यहाँ इस तरह से उसकी पेमेंट होगी, ठीक है। लाइबिलिटी है तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ लिखेंगे, मतलब ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखेंगे एंड जितना भी लोन होगा वो टू कैश और टू बैंक करके पे कर दिया जाएगा। इफ द फर्म हैज गिवन अ लोन टू एनी पार्टनर देन सच लोन अकाउंट विल शोन अ डेबिट बैलेंस एंड ये एसेट साइड पे अकर होगा। सच लोन अकाउंट सेटल लाइक दिस। देखो, जब भी फर्म लोन देती है पार्टनर को तो उस केस में इस तरह से हम एंट्री पास ऑन करेंगे और उसका लोन का अमाउंट उसके कैपिटल से एडजस्ट करा जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ABC लिमिटेड फर्म है, ठीक है, एंड 2 लाख का लोन दिया गया है B को, ठीक। सो इन दिस केस this amount of loan that firm has given to B, this will be charged from the B's capital, ठीक है। सिंपली क्या किया जाएगा, जब कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा तो डेबिट साइड पे हम कैपिटल को रिड्यूस करते हैं ना, कि देखते हैं कि कितने अमाउंट से किन किन अमाउंट से पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस होगी, ठीक है। तो वो सारे अमाउंट हम कहाँ लिखते हैं बच्चों, डेबिट साइड लिखते हैं। देखो 2 साइड होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। क्रेडिट पे जो अमाउंट हम पार्टनर्स कैपिटल में रिकॉर्ड करते जाते हैं उस अमाउंट से पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज करती जाती है, ठीक। एंड जो डेबिट पे लिखते हैं उस अमाउंट से डिक्रीज करती जाती है। तो सिंपली दिस लोन विल बी रिटन डाउन ऑन डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर। इतना क्लियर है, ये जर्नल एंट्री पास होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक, ओके। अब इससे रिलेटेड रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ये क्वेश्चन है जो कि हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक। एक बार एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। लेट्स सी वंस कि हमने आज क्या क्या जाना। देखो, हमने सबसे पहले जाना कि डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है बिजनेस बीइंग सोल्ड ऑफ, मतलब पार्टनरशिप फर्म सोल्ड ऑफ हो रहा है, सिंपल मीनिंग में ये है, ठीक। नटशेल में अगर कहें तो यही है। फिर हमने मोड्स पढ़े, मोड्स में एग्रीमेंट के थ्रू हो सकता है, विल के थ्रू हो सकता है, मतलब सारे पार्टनर मिलकर डिसाइड करें। उसके बाद हो सकता है पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएं, मतलब दिवालिया निकल जाए, बैंकक्रप्ट हो जाए, ठीक। नेक्स्ट हो सकता है बिजनेस की जो एक्टिविटी है वो अनलॉफुल हो जाए, लीगल ना रह जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किसी स्पेसिफिक पर्पस या स्पेसिफिक पीरियड के लिए पार्टनरशिप का क्रिएशन हुआ है एंड वो अब एक्सपायर्ड हो गया, ठीक है, मतलब वो पीरियड एंड वो पर्पस खत्म हो गया। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि हो सकता है ड्यूरेशन पहले से फिक्स था बट अब आगे जाके कोई एक पार्टनर जो बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना चाहता है तो बाय सर्विंग द नोटिस फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट ऑर्डर बाय कोर्ट ऑर्डर, मतलब जब कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है कि फर्म
को बंद कर देना चाहिए। सो ये सारे रीजन हमने पढ़े थे, जहां पे हमने जाना था कि किन केसेस में कोर्ट ऑर्डर करती है पार्टनरशिप फर्म को क्लोज डाउन करने के लिए। नेक्स्ट हमने देखा था सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में हमें यहाँ जाना था कि जो भी अमाउंट रिसीव होगा फर्म को बाय सेलिंग द एसेट, उसमें सबसे पहले पेमेंट होती है किसकी, डेफिशिएंसी ऑफ, मतलब जो लॉसेज होते हैं उनकी, जो आउटसाइड लायबिलिटी होती है उसकी पेमेंट होगी। एंड यहाँ जो अमाउंट कंसिडर किया जाएगा वो किस तरह से कंसिडर किया जाएगा, सबसे पहले एसेट्स ऑफ द बिजनेस, ठीक, फिर पार्टनर्स की कैपिटल, फिर जो पार्टनर का पर्सनल प्रॉफिट है फर्म में वो, एंड वो भी कम बढ़ जाए तो फिर पार्टनर की प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमने यहाँ जाना था कि सेटलमेंट ऑफ अकाउंट हमने जब देखा था कि दैट इज एप्लीकेशन ऑफ एसेट, मतलब एसेट्स को सेल करके कोई अमाउंट रिसीव हो। जैसे देखो बिजनेस हो रहा है बंद, तो सिंपली क्या होगा, जितने भी बिजनेस जितने भी फर्म के नेम पे जो भी एसेट्स है उसको सेल किया जाएगा, ठीक। तो जब उसे सेल किया जा रहा है तो कुछ अमाउंट रिसीव होगा, तो वो कैसे यूज करना है, वो फर्म कैसे यूटिलाइज करेगी, तो पहले तो जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटी है सब पे ऑफ होंगे, एंड उसके बाद जो भी अमाउंट बचा दैट बिलोंग्स टू दी पार्टनर्स। एंड अगर पार्टनर ने लोन दे रखा है तो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो पहले इंटरनल लायबिलिटी की पेमेंट होगी। तो एसेट का यूटिलाइजेशन क्या हुआ, एक्सटर्नल लायबिलिटी की पेमेंट, इंटरनल लायबिलिटी की पेमेंट, एंड देन कैपिटल का पेमेंट करना पार्टनर्स को, ठीक। प्राइवेट डेप्ट एंड फर्म डेप्ट पढ़ा था। प्राइवेट डेप्ट का मतलब पार्टनर्स के पर्सनल लोन, फर्म डेप्ट का मतलब फर्म की जो आउटसाइड लायबिलिटी होती है। रीजन क्यों पढ़ा था, क्योंकि समटाइम हैपन कि फर्म के डेप्ट ज्यादा होते हैं, फर्म की प्रॉपर्टी कम होती है, तो ऐसे में हमें यहाँ पे पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी यूज करनी होती है। तो बिफोर यूजिंग दी पार्टनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी वी नीड टू एसेट इज देयर एनी लोन दैट इज ड्यू ऑन पार्टनर्स हेड, अगर है तो पहले प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन उस लोन की पेमेंट के लिए होगा, एंड देन पार्टनर की प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन फर्म के लोन की पेमेंट के लिए होगा, ठीक। नेक्स्ट वी हैव स्टडीड द रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने बताया कि डिसोल्यूशन जब भी होगा, मतलब जब भी पार्टनरशिप बिजनेस बंद होगा, दो काम होंगे, एसेट्स बेचे जाएंगे एंड लायबिलिटी का पेमेंट होगा, एंड फिर देखा जाएगा कि पार्टनर को कितना अमाउंट मिलना चाहिए, उस एसेट को बेच के जो अमाउंट मिला है उसमें से कितना पार्टनर्स को मिलना चाहिए, एंड कितना पार्टनर की कैपिटल से चार्ज होना चाहिए, कितना उन्हें मिलना चाहिए, ठीक। तो ये सारा काम कहाँ होता है, रियलाइजेशन में होता है। रियलाइजेशन में हम सबसे पहले डेबिट साइड सारे एसेट लिखते हैं बाय द नेम टू सन्ड्री एसेट, सारी लायबिलिटी लिखते हैं बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, एंड देन पेमेंट अगर लायबिलिटी की करनी है तो डेबिट साइड करेंगे क्योंकि कैश जा रहा है, मतलब एक एक्सपेंस बियर कर रहे हैं, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट है, एक एक्सपेंस बियर करेंगे तो हम डेबिट साइड लिखेंगे। एंड जब भी एसेट बेचे जाएंगे तो वो हमेशा क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने पढ़ा रियलाइजेशन अकाउंट। देन लोन का सेटलमेंट, रियलाइजेशन के बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा, ठीक है। पार्टनर्स लोन अकाउंट ये कैसा अकाउंट है, जब पार्टनर लोन प्रोवाइड करे फर्म को तो कुछ इस तरह से अकाउंट बना के हम उसका लोन सेटल करेंगे। लोन अकाउंट है तो फर्म के लिए क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट साइड लिखते हैं, पेमेंट करनी होगी, मतलब ये लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो जब भी लायबिलिटी रिड्यूस होती है कहाँ होती है, डेबिट साइड पे होती है, तो डेबिट साइड पे टू कैश करके अमाउंट रीपे कर देंगे, क्लियर। सेकेंड केस देखा था कि व्हेन फर्म गिव्स द लोन टू पार्टनर, अब यहाँ पार्टनर ने लोन ले रखा है फर्म से, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, कुछ नहीं करना है, लोन अमाउंट को पार्टनर्स की कैपिटल से रिड्यूस कर देना है, क्योंकि अब तो बिजनेस क्लोज हो रहा है, तो यहाँ बस यही देखना होगा कि कितना एड ऑन हो रहा है कैपिटल में, कितना डिडक्ट करना है, एंड देन जो अमाउंट बचेगा फर्म उसे पे कर देगी टू दी पार्टनर, ठीक है, ओके। सो कुछ इस तरह से बिजनेस को क्लोज डाउन किया जाता है। अकाउंटिंग कैसे होगी, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, all these things will be covered in the next session. Till then, take care and stay tuned to us for more such videos. Thank you, class.